देखिए मेरा प्यारा अच्छा, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में से जितनी भी बातें आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ी थी, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखा था कि डीएनए ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसी के अंदर जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते थे। आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक सीखेंगे जो हम लोगों के रह गए थे, जो उस दिन हम लोग नहीं पढ़े थे। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसे हम जानते हैं किस नाम से, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात समझो मेरा प्यारा बच्चा, अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूं आयनाइजेशन एनर्जी, तो डिफिनेशन तुम्हें मालूम है। मैं चाहे आयनाइजेशन एनर्जी शब्द बोलूं, चाहे तो मैं यहाँ पर वर्ड बोलूं क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती होगी, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते कैसे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन क्या कहता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it can be defined as the amount of energy required to remove electron from outermost cell से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एक बात बताओ जरा हमको, कोई आप ही दोनों आप ही लोगों में से कोई बात बताओ कि अगर मान के चलो कि कोई एक एटम जो है वो थोड़ा स्मॉल साइज का है और कोई एक एटम जो है वो एक बिगर साइज का है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, पहले वाले में दूसरे वाले में? पहले वाले में। ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये 10th का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के थ्रू टाइटली बाउंड होगा। लेकिन अब हमें एक बात बताओ, अगर एटॉमिक रेडियाई ही डी ब्लॉक में प्रॉपर तरीके से मतलब एक वेरिएशन नहीं शो कर रहा है, तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन प्रॉपर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब आप देख रहे थे एटॉमिक रेडियाई पहले बढ़ती थी फिर सेम हो जाती थी, सॉरी पहले घटती थी फिर सेम हो जाती थी फिर बढ़ती थी। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी जो होगा वो एक रैंडम तरीके से वैरी करता रहेगा, उसमें वेरिएशन तुमको देखने को मिलेंगे। मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पे हम देखें, इन जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें, इन जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे एक पीरियड में तब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन आप फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसे मत याद करो कि नहीं लेफ्ट टू राइट जाने पे 100% ऐसे ही बढ़ेगा, ये गलत बात है। आप इसको कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ, इलेक्ट्रॉन निकालना अगर कठिन होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर आसान होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसी बेसिस पे तुम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैं 3 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करता हूं, जरा गौर करिए। एक है D3, एक है D5 और एक है D10। इनको हम मानते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको हम मानते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान के चलो कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तुम्हें लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक केस है D5 और दूसरा केस है D6। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा? D5 से। D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा, तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। D3 सर कहां से आ गया? क्योंकि D5 और D10 तो तुम लोग 11 में पढ़े थे कि D5 को हम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे और D10 को हम फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे। D3 जो होता है ये भी एक तरीके से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, क्योंकि जब तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे डी ब्लॉक के, तो उनमें देख रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूट जा रहे थे दो ग्रुप में। किसमें टूट जा रहे थे? T2G और EG में टूट जा रहे थे। इसमें से अगर T2G वाले ग्रुप में देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाए, तो ये भी एक तरीके से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। मतलब ये एक एक्सेप्शनली तुम याद रखना कि D3 जो होता है वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अगर तुम्हारे सामने कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी आए कि इलेक्ट्रॉन D4 से निकालना है और D3 से निकालना है, तो तुम ये बोलोगे कि D3 से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा कठिन है, इसलिए उसमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो। देखो कैसे, अब मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा, हमने कहा कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लो। मैंने क्वेश्चन दिया कि बताओ आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्रोमियम की क्यों लो होती है। ऐसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया गया, तो तुम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्रोमियम एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, दैट इज 24। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, 4s1 3d5। अब जरा हमको एक बात बताओ, इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, इसलिए हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप देखोगे कि इससे एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत आराम से निकल जाएगा ना, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वो अभी D5 से थोड़ी निकालना है, वो कहां से निकालना होगा, वो 4s से निकालना है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, 4 है। इसलिए क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आराम से निकल सकता है। याद करो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो उस पर ऑब्जर्व करो कि वो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कराना चाहता है। अब आपका क्वेश्चन ऐसे बना कि वाई द
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लो व्हाइल सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इज हाई, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। क्वेश्चन ये बन गया। पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s1 से निकालना है, और 4s1 से वो निकल जाएगा, कोई ऐसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसी फाउंडेशन आपके सामने नहीं निकल के आ रही। लेकिन वहीं पे अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकाल के Cr प्लस में कन्वर्ट हो गया, नाउ अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो Cr प्लस से, Cr प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, इस बार आप देख रहे हो मेरा प्यारा बच्चा कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे इस बार इलेक्ट्रॉन में D5 से निकालना है। और आपको मैं ऊपर बता चुका हूं कि D5, D3, D10 जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से नहीं निकलेगा। आप क्या कह सकते हो कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्रोमियम के केस में पहले वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कॉन्सेप्चुअल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना होगा। इसका कोई क्लियर एक पैटर्न नहीं है कि मैं बोल दूं लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, या और आप कहो कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करके चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। याद रखिए डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आपको अधिकतर पहले कॉन्फ़िगरेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर कोई भी चीज। सिमिलरली जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हो तो लैंग्वेज के कंपैरिजन में उनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ऐसे स्ट्रक्चर बना के चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि अभी भी बोर्ड में कॉपी, अभी चेक किया हूं 12th की कॉपी, तो सब थ्योरी थ्योरी लिखे पड़े हुए, कोई नहीं पढ़ता थ्योरी बेटा। आप आधा आधा पैराग्राफ लिख के जाओगे, कोई पढ़ना नहीं पसंद कर रहा। जिसको 50 कॉपी चेक करनी है कोई थ्योरी नहीं पढ़ेगा, उसको वो रिजल्ट चाहिए जो काम की चीज है। D5 दिख गया, D1 दिख गया, काम क्लिक किया, थ्योरी नहीं पड़ेगा, नंबर दिया, आगे बढ़ गया। थ्योरी लिखोगे वो हमारे फ्रस्ट्रेशन के द्वारा और 4 नंबर काट लेगा। तो ये बात तुम बिल्कुल अच्छे से समझो, जो काम की चीज है, जिसका रिजल्ट है, तुमको जो मेन चीज शो करनी है उसको आप लिखो, उसको हाईलाइट करो। अगर वो उसको दिख गया तो बाकी कहानी कुछ लिखी होगी तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, और थ्योरी लिखे तो आप अपने जबरदस्ती 4 नंबर को घटा दोगे। इस चीज को आप अडॉप्ट करो, क्योंकि आप लोगों ने शायद अभी तक सही से प्रॉपरली बोर्ड का कोई पेपर भी नहीं दिया थ्योरी का, 10th में बच्चों वाला पेपर दिया था खाली। अब ये क्वेश्चन आ गया, वहीं पे क्वेश्चन हम ऐसे बोले, एक दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे बोले कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज हाई। हम जिंक की जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं वो हाई है, क्यों? अब जब मैं जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो जरा देखिएगा जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी की क्या बात हो जाएगी। जब मैं जिंक की बात करूंगा तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 4s2 3d10। अब इसमें से पहले तो तुम्हारा 3d10 पूरा भरा हुआ है, पहले से तो तुम्हारा 3d10 जो है वो पूरा क्या है, भरा हुआ है, 3d10 पूरा भरा हुआ है। और ऊपर से तुम्हें अब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 4s से निकालना होगा। 4s भी एक तरीके से फील्ड ही माना जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों भरे। अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए, इन दोनों से, अब ये नहीं होगा कि तुम्हें कंपैरिजन कुछ ऐसा मिलेगा कि तुम्हें D10 और 4s कंपेयर करना हो, नहीं, तुम्हें कंपैरिजन भी ऐसा मिलेगा जिसमें आप कंपेयर कर सको। अब खुद ही बताओ, अच्छा 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है या 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है? 4s2 से, क्योंकि 4s1 तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो निकल जाएगा, 4s2 भले एक ही ऑर्बिटल हो लेकिन फुली फिल्ड है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। तो आप यही बोलोगे कि जिंक में टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s इज डिफिकल्ट। 4s से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है मेरा प्यारा बच्चा, डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्रोमियम के कंपैरिजन में। और मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की, सेकंड की नहीं बात कर रहा हूँ। आप उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है कि सेकंड की बात कर रहा है। तो आप जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करा रहा है तो तुम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना देखोगे कितना कठिन है, पहले की बात करेगा तो पहले के बारे में देखोगे। पहला इलेक्ट्रॉन अगर D5, D10, D3 से निकालना है तो भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और फुल ऑर्बिटल से निकालना है तब भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्डअप करो, जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखना चालू करोगे तब आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? अब यहां तक की बातें पूरी पढ़ने और समझने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी का तो कहानी यहां पर खत्म होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की कहानी के बाद अब हमारे सामने यहां पर एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज मेटालिक प्रॉपर्टी। जरा हम देखते हैं कि भाई मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है। चलो मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। व्हाट अबाउट द मेटालिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, जब मैं मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करता था तो आपको मालूम है कि मेटल्स क्या होते थे। हम मेटल या मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब एक तरीके से होता था टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती थी, ज्यादा। यही होता था।
भाई मेटालिक प्रॉपर्टी हमेशा, अगर पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड देखो तो नीचे आने पे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, क्योंकि नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। लेफ्ट राइट जाने पे क्या होती थी मेटालिक प्रॉपर्टी? कम होती थी। क्यों कम होती थी? क्योंकि एटॉमिक साइज कम होता था, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट, इसलिए कहीं ना कहीं मेटालिक प्रॉपर्टी कम होगी। बाकी मेटालिक प्रॉपर्टी का जब कंपैरिजन आएगा तो तुम वही कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे भी देख सकते हो। जनरल दिमाग में बस इतना याद रखो कि जिसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, उतनी ज्यादा वो मेटालिक प्रॉपर्टी रखेगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पे कहीं ना कहीं मेटालिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम ही होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज में थोड़ा बहुत तो कमी मिलेगी ही मिलेगी तुम्हें। तो मेटालिक प्रॉपर्टी एक अलग चीज है। लेकिन अब जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूं, उस पॉइंट को समझने के लिए पहले दो बातें समझो। सबसे पहले ये समझो कि मेटालिक बॉन्डिंग जब होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जब क्या बनाएंगे? मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। मैं जरा यहां पर मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। समझो कि ये क्या है? दीज आर द सम मेटल के एटम। ये मेटल के कुछ एटम है, ठीक, ये मेटल का एटम है, ये मेटल का एटम है, ठीक है। ये हमने यहां पर मेटल का एटम बना दिया। ये मान के चलो कि कुछ मेटल के एटम्स हैं, ठीक। क्या होता है मेटालिक बॉन्डिंग, वो कॉन्सेप्ट समझो। और उस कॉन्सेप्ट के साथ जो एक नई चीज सिखाऊंगा वो बड़े काम की बात है, तुम्हें वो बड़ा हेल्प करेगा। मान के चलो कि ये सब क्या है मेरा प्यारा बच्चा? ये मेटल के एटम है, ये मेटल के एटम है। इन मेटल के एटम के अंदर प्यारा बच्चा, इन मेटल के एटम के अंदर पहले तो यहां पर न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस है बहन के, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इन सारे मेटल के ये अपने खुद के न्यूक्लियस होंगे, ये उनके न्यूक्लियस होंगे। और उनकी अपनी इनर सेल होंगी, तो भैया उनकी इनर सेल बना देते हैं। ये कुछ इनर सेल होंगे। ये पिंक वाली जो समझो कि वो मान के चलो आउटर मोस्ट सेल है, पिंक वाली जो है वो वैलेंस सेल है, पिंक वाली जो है वो क्या है? वो वैलेंस सेल। ये दिमाग में बना के रखो। व्हाट इज द पिंक? पिंक वाला जो है वो वैलेंस सेल है। क्या मैंने मेटालिक बॉन्डिंग कभी तुमको बताया है? हाँ बताया है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में। क्या कोई बता सकता है कि क्या होता था मेटालिक बॉन्डिंग? कैन एनीवन टेल? मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या था? मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली में क्या होता था? कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता था। क्लियर? मतलब मेटालिक बॉन्डिंग कुछ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं या कुछ ऐसा नहीं है। यहां पर होता क्या था? यहां पर सिंपली ये होता था कि अगर ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको ही हम एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे कंसिडर करेंगे। इनको ही हम एक तरीके से क्या मानेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। और ये जो तुम येलो वाला पार्ट देख रहे हो, इस येलो वाले पार्ट का मतलब क्या? कि न्यूक्लियस और अंदर वाली सेल, न्यूक्लियस और अंदर वाली जो सेल होती थी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये पूरा हिस्सा जो होता था ये कहलाता था क्या? कर्नल। इस पूरे हिस्से को क्या बोलते थे? कर्नल। जो कि होते क्या थे? जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते थे। ये कर्नल वाला हिस्सा जो होता था वो क्या होता था? पॉजिटिवली चार्ज होता था। कर्नल वाला हिस्सा जो होता था वो पॉजिटिवली चार्ज होता था। अब होता क्या है मेरा प्यारा बच्चा? कि इन्हीं कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन्हीं कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स है। और इन्हीं अट्रैक्शन फोर्स से क्या है? ये मेटल आपस में जुड़े हैं। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। सॉलिड स्टेट में ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया था, उसमें और भी चीजें बताई गई थी। मेटालिक बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के तौर पे बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक समंदर है, उसमें कर्नल तैर रहे हैं और इनके बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स है। बट व्हाट एवर द थ्योरी, मेन मुद्दे की बात है, कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ही मेटालिक बॉन्डिंग होता है। ये तो सर हम पढ़ चुके थे। यहां पर मैं तुम्हें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूं, उस चीज पे जरा गौर करिए। क्या एक्स्ट्रा चीज है? कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, दे मेक मेटालिक बॉन्डिंग। ये क्या बनाते हैं मेरा प्यारा बच्चा? ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ऑल्सो, ये जो पॉइंट है ये चीजों में डिफरेंशिएशन ला देगा। एंड ऑल्सो सम excessive covalent bonding is there, and also some excessive covalent bonding is present. Covalent bonding is present. कोलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। कोलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। इस पॉइंट को जरा गौर करें मेरा प्यारा, जो मैं यहां पर लिखा हूं। और मैं इसके नीचे एक बात और लिखने जा रहा हूं, एंड ये क्या है? दिस ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता था। नियम ये कहता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते थे, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट में, ध्यान से सुनो बच्चा, नियम ये कहता था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आपस में मेटल के जो एलिमेंट है वो आपस में मेटालिक बॉन्डिंग से तो जुड़े जुड़े हैं। लेकिन इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड वाले, ये आपस में एंड टू एंड आपस में ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बना देते हैं।
मतलब मेन रोल है मेटालिक बॉन्डिंग का। जब मेटल की बात कर रहा हूं तो मेटालिक बॉन्डिंग ही होगा, लेकिन उस मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। और यही मेटालिक बॉन्डिंग और एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग रीजन होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आर हार्ड इन नेचर। वो क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। इसके अलावा हैव हाई वैल्यू ऑफ हैव हाई वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब मैं इस शब्द पे आऊंगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। इन सबके पीछे का जो रीजन है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनकी हार्डनेस, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबके पीछे की जो वजह है वो ये है। क्या बोलोगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एंड एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोई पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड नेचर के क्यों होते हैं, वही रीजन। ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, वही रीजन। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा होती है, सेम रीजन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एंड एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जो समझने वाली बात है, जरा एक मिनट वेट करिए बेटा। चलने लगा। बस बेटा एक मिनट रुकिएगा, चार्जिंग नहीं कर रहा है। बस बेटा 2 मिनट रुकिए, तब तक वो जो टॉपिक है उनको देखिए क्या लिखा है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए अब। तो यहां तक की बातें लगभग लगभग तुमने समझा। अब उन कुछ शब्दों को समझाता हूं। जैसे अब एक क्वेश्चन आया मेरा प्यारा बच्चा, ध्यान दीजिए, जरा गौर करिएगा। अब इन्हीं में एक क्वेश्चन आएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट इन नेचर, ये होते हैं सॉफ्ट इन नेचर, और ये क्या होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाकी के कंपेरिजन में क्या होता है, लो होता है। जरा समझो, मुझे एक बात बताओ, हमने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके पीछे दो रीजन है। मेटालिक बॉन्डिंग तो सब में लग रहा होगा, क्योंकि तुम जिंक में भी चले जाओगे तब भी कर्नल तो होगा ही होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल मेटालिक बॉन्डिंग लग रहा होगा। लेकिन जो ये एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये एक अलग रोल निभाता है। एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग केवल वही लगा पाते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। जरा गौर करिए, मैं बताता हूं, आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनने के लिए, जो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है। अगर कोई कहे कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू पहले मैग्नीज तक इंक्रीज होगी। मतलब क्या होगा, पहले मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मैग्नीज तक बढ़ेगा, और मैग्नीज के बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आखिर क्या वजह होती होगी, जरा गौर करें। वजह यह होती थी कि पहले वाला स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D1, स्कैंडियम के बाद अगला कन्फिगरेशन D2, फिर अगला कन्फिगरेशन D3, अगला कन्फिगरेशन D4, अगला कन्फिगरेशन D5, और फिर से वही D6 D7 ऐसे करके D8 D9, और उसमें एक्सेप्शन आ जाता है, वो अलग बात है, एक्सेप्शन आ जाता है वो अलग बात है, लेकिन जनरल में बात कर रहा हूं। जरा D1 के बारे में देखिए, D1 के बारे में देखिए क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे D2 में, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैंगनीज तक आते आते 5-5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे, फिर पेयरिंग होना चालू हो जाएगी। जब पेयरिंग होना चालू होगी तो अनपेड कम होने लग जाएंगे, समझ पा रहे हो मेरा। और जिंक तक जाओगे, जिंक तक का तो डी पूरा भरा है, जिंक का डी पूरा भरा है, मतलब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जिंक जो होगा वो केवल क्या बना पाएगा, जिंक जो होगा वो केवल मेटालिक बॉन्डिंग बना पाएगा, वो एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। और जब वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, उसी वजह से जिंक जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो कम होता है। चीज समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, ये जो वर्ड हैं वो किसके साथ जुड़े हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, और उसके साथ साथ एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है,
ये एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये बात क्लियर है मेरा? अच्छा, और जिंक मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, ये सॉफ्ट नेचर के क्यों होते हैं? क्या बता पाओगे क्यों? क्यों सॉफ्ट नेचर के होते हैं? हाँ, बिकॉज, हाँ नहीं, इसके साथ पूरा वर्ड बोलोगे। बिकॉज दे डोंट हैव द अनपेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दे कैन नॉट फॉर्म एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो ये वर्ड बड़े काम का है। अब एक इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन शब्द आया है जो तुमको समझ में नहीं आया होगा, जरा हम इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं कि भाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। जरा देखो मेरा प्यारा बच्चों, यहां पे एक शब्द आया है दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या वर्ड निकल के आया है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, जरा ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या कहता है? हम इस इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को समझते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या कोई समझा सकता है क्या होता है? ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, मुझे ये मालूम है कि थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में क्लास 11 में था ही इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलो वेरी गुड, तुम्हारे लिए पहली बार है, गुड। इंथैल्पी का क्या मतलब होता है? अच्छा चलो, ये तो पहली बार नहीं ना, ठीक। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। आप क्या बोलोगे? इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, वन मोल ऑफ सब्सटेंस, बोलो सॉलिड बोलने की जरूरत नहीं, वन मोल ऑफ सब्सटेंस into gaseous atom, into gaseous atoms। किसी भी एक मोल सब्सटेंस को उसके गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी इंथैल्पी चाहिए। अगर माना मैं बोलूं कि भाई इसको ये मोबाइल है, इसको इसके गैसेस एटम में, जितने एटम से बना है उस एटम को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये तो शब्द थोड़ा थोड़ा सब्लिमेशन से मिलता जुलता जा रहा है। फिर तो सब्लिमेशन में भी होता था कि गैस में चला जाता था, लेकिन सब्लिमेशन की कंडीशन थी वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो। यहां सब्सटेंस जो होगा वो पहले मेल्ट करेगा, मेल्ट होकर फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा। और कोई लिक्विड में है तब भी उसको गैस में कन्वर्ट करना, उसमें भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन शब्द आ जाएगा। मतलब किसी भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसको अगर तुम गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जब मैं यहां क्वेश्चन करा रहा था, जरा गौर करें, जब मैं यहां क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने देखा लिखा क्या, मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस, और उसके साथ साथ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी लिखा। मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो ट्रेंड है वो भी मेल्टिंग पॉइंट वाले ट्रेंड के हिसाब से वेरी करता है। मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तुम चाहे जिसकी बात कर लो, मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाए। मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है कि पार्टिकल को क्या करना, दूर करना, पार्टिकल को दूर करना। ये जिस टेम्परेचर पे हो जाएगा, अगर ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है, ये जिस टेम्परेचर पे हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, है ना? ठीक है। और अगर हम गैस में कन्वर्ट करें इसको, गैस में कन्वर्ट करने का मतलब बस यही होता है कि मॉलिक्यूल थोड़ा और दूर दूर हो जाना, मॉलिक्यूल को और दूर दूर सेपरेट हो जाना, ये गैसेस फॉर्म में। और आप अगर किसी चीज को ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो तो यहां पर वर्ड कौन सा निकल के आया, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सब निकल के आया। कहीं ना कहीं इन दोनों नियमों में क्या देखने को मिलता है कि तुम्हें जो एटम या कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल है उनको दूर करना है, उनको सेपरेट करना है। तो अगर इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग होगा तो दूर करना कठिन होगा ना। तो कहीं ना कहीं ये नियम जो मेल्टिंग पॉइंट पे लग रहा होगा वही नियम इस पे भी लग रहा होगा। भाई अगर कंपेयर को कहे, कोई कहता है मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन दोनों में कंपेयर करो तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसमें एक स्टेप तुमको और आगे जाना होता है, तुम्हें मेल्ट करने की जगह जगह पर उसको गैस में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो मेल्ट करने में भी एनर्जी ज्यादा लगेगी और उसको गैस में कन्वर्ट करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो नियम तो दोनों का वही है ना, रूल, कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग और जितना ज्यादा एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसके ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ में एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हार्डनेस सब कुछ वेरी करता है। जैसे तुम लोग पढ़ते थे 10th में कि 10th में क्या 9th में साथ था कि मान के चलो कि तुमको ये बोलना आता था कि सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड क्यों होते थे, सॉलिड जो होते थे उनको कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते थे, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता था, सबके पीछे एक ही वजह लिखते थे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। तो वही कहानी यहां पर भी वैसे ही चल रही, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, लेकिन यहां पे जो मेन फैक्टर है वो कौन है, एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग तो जिंक में भी था,
तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन कोई बहुत बड़ा कठिन टॉपिक नहीं है। किसी भी दो एलिमेंट के किसी भी दो एलिमेंट की एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन कंपेयर करने को कोई दे दे, तो मेटालिक बॉन्डिंग तो दोनों में लग रहा होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं वो एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग और कर रहा होगा। जितनी ज्यादा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो उससे उसकी वजह से उस वाले का मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कोई कठिन पॉइंट नहीं है। तो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, ये आयनाइजेशन एनर्जी और इसके अलावा ये मेटालिक बॉन्डिंग और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का पॉइंट डिस्कस किया। इसके बाद आगे के पॉइंट देखिए। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोले, फिर आप उसमें कमी निकालने लगोगे। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज होते हैं। वो कहाँ यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में, चाहे आप इसे थ्योरी समझो चाहे आप इसे क्वेश्चन समझो, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जब पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं था लिगेंड्स और ये सब। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो कोई उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह भी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आ जाता है? पहला पॉइंट निकल के आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पहला जो पॉइंट निकल के आ जाता है मेरा प्यारा बच्चा, वो क्या निकल के आ जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और उन्हीं के अंदर वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल के अलावा तुम जब थ्योरी पढ़े थे तो देखे थे डी के आगे भी कुछ ऑर्बिटल खाली होते थे, लेकिन किताबों में वैकेंट डी ऑर्बिटल लिखा है, जबकि हमें एक अच्छा पॉइंट लिखना चाहिए था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। और बाकियों के अंदर उतना ज्यादा इस तरीके की वैकेंट ऑर्बिटल की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। और इसके अलावा एक और रीजन है, लिगेंड्स को बांध के मजबूती से रखने के लिए मेटल एटम आयन पे चार्ज भी ठीक ठाक होना चाहिए। आप देखते थे कि क्रोमियम पे +3 चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन एंड हाई चार्ज। उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी ठीक ठाक होता है और स्मॉल साइज होता है। इन दोनों वजह से ये जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आपको खाली ये दो शब्द याद रखने हैं, ये लिखोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन यही बार बार कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो ऐसा भी नहीं कि सर कैसे क्वेश्चन बनेगा इससे क्वेश्चन आना होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से, तो यही आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसी से क्वेश्चन बनते जाएंगे। जैसे इसे थ्योरी समझो चाहे क्वेश्चन समझो। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक जो भी समझो, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एलॉय फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या पता है एलॉय किसे कहते थे? मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, इनका होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और टू मोर देन मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे एलॉय। अब होता क्या है प्यारा बेटा? होता ये है, इसके आंसर देखो, आंसर क्या लिखोगे? ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ट्रांजिशन मेटल्स can easily fit into each other crystal lattice। अब जरा इस बात को भी समझो और समझ में आ भी जाएगा, कोई कठिन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्रिस्टल लैटिस नाम सुना होगा तुमने? क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या था कि सॉलिड के पार्टिकल जो 3 डायमेंशनल खुद को अरेंज करते थे। भाई सॉलिड के जो पार्टिकल होते थे, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल क्यों बोलो, वहां पे एक्सेप्ट करवाया था हमें, क्या याद करवाया था? कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता था। तो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता था। अब तुम ऐसा समझो कि मान चलो ये आयरन का क्रिस्टल है, ठीक है, आयरन के क्रिस्टल की रेडियाई जो है, आयरन के क्रिस्टल की रेडियाई ये है। अब मिक्सिंग का क्या मतलब है? मिक्सिंग का यही मतलब हुआ कि कोई दूसरे मेटल इसके अंदर आ जाए। अगर दूसरे मेटल जो इसके अंदर आ रहे हैं वो सेम रेडियाई के हैं तो क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाएंगे। एक येलो कलर का आयरन अगर बाहर निकला तो उसी साइज का कोई दूसरा मेटल अगर होगा तभी तो अच्छे से फिट हो पाएगा। कोई बहुत बड़ा मेटल उसके अंदर नहीं फिट हो पाएगा। तो रीजन क्या होता है
कि ये जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते थे, पढ़ते थे तुम कि बीच में आने पे क्या होता था कि इनकी रेडियाई लगभग लगभग सेम हो जाती थी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की रेडियाई जो होती है वो सबकी लगभग लगभग सेम होती है। आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कोई बहुत अंतर नहीं होता है रेडियाई में। तो इसलिए अगर हमको आयरन के अंदर अगर क्रोमियम मिलाना हो, बड़े आराम से मिल जाएगा। क्रोमियम के अंदर तुम्हें मैग्नीज मिलाना हो, आराम से मिल जाएगा। मैग्नीज के अंदर तुम्हें कुछ भी कोबाल्ट मिलाना हो, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि सबकी रेडियाई लगभग लगभग सेम होती है। और रेडियाई जब सबकी लगभग लगभग सेम होती है, इसलिए वो एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। जब अच्छे से फिट हो सकते हैं मतलब मिक्स हो सकते हैं। मिक्स हो सकते हैं इसका मतलब एलॉय बनाने में आसानी आएगी। ये चीज क्लियर हो रही है मेरा? अच्छा, कोई डाउट हुआ करो तुरंत पूछा करो, चीज क्लियर है? बाकी आपको ऐसे याद करना है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इसे क्वेश्चन समझो चाहे थ्योरी समझो, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। ये गुड कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, ये अच्छे कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को जो कैटलिस्ट के साथ जोड़ दिया जाए, कैटलिस्ट जो किसी की भी रिएक्शन को क्या करते थे, बढ़ाते नहीं थे, अल्टर करते थे। क्योंकि कैटलिस्ट का काम घटाना भी होता है, कभी कभी वो घटाते भी इसकी, तो वो अल्टर करते थे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो आप तुम क्या बोलोगे, इसके पीछे दो वजह है। पहली जो वजह है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरी वजह जो है, दूसरा इसका जो आंसर लिखोगे, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। कोई टीचर यही वर्ड ढूंढेगा, तुम्हारी कहानी नहीं ढूंढेगा, इसलिए कीवर्ड्स को दिमाग में बैठाओ। आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी थ्योरी लिखो, आधा आधा पेज की, आपकी ये दो शब्द मिलेंगे तो नंबर देगा। और कुछ भी लिख दो कि नहीं ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, हमने बुक खोली थी, इस बुक में एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में ऐसा कुछ लिखा था, ऐसा नहीं चलने वाला। तुमको ये चीज दिमाग में बैठानी पड़ेगी। क्लियर है मेरा? अच्छा, तो आपको ये चीज लगभग लगभग थोड़ा सा क्लियर हुई कि अच्छा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। क्योंकि तुम देखते थे मैग्नीज देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कर सकता था। माना जहां किसी +3 वाले की जरूरत है तो वो +3 के तरीके से काम कर लेगा। अगर उसको कहीं जैसे अगर कोई एक एलिमेंट है, वो चाहता है वो इलेक्ट्रॉन दे, 3 इलेक्ट्रॉन दे, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट है। तो कहीं ना कहीं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता था वो हेल्प कर देता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें हेल्प कर देता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हेल्प कर देता है कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने में, इसलिए वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते थे। कैटलिस्ट का एक काम और होता था, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना। मतलब रिएक्टेंट आते थे, कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब होते थे। तो यहां पर भी वही है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का सरफेस एरिया बड़ा होता है, जो कैटलिस्ट की एक पहचान है खुद की। इस वजह, इन दो वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। क्लियर है? एलॉय हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, कैटलिस्ट हो गया। और देखिए कहानी इसी में आता है, जब कभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को, जब कभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को जोड़ा जाए, किसके साथ जोड़ा जाए? कलर के साथ जोड़ा जाए। डी ब्लॉक एलिमेंट को जब किसके साथ जोड़ा जाए? कलर के साथ जोड़ा जाए। कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर कंपाउंड के होते हैं या कुछ भी। और डी ब्लॉक के एलिमेंट तो बहुत अच्छे कलर कंपाउंड बनाते हैं। अगर मैं जेम स्टोन की बात करूं, जैसे तुम सफायर देखते हो, रूबी देखते हो, कई सारे, इनके अंदर जानते हो क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, बस क्रोमियम, मैग्नीज, इनकी सबकी इंप्योरिटी होती है। मतलब डी ब्लॉक की इंप्योरिटी की वजह से ये जेम स्टोन होते हैं। इस तरीके से वो कलर क्रिएट करते हैं। और कलर के पीछे एक ही रीजन होता था, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। लो एनर्जी लेवल से जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हायर लेवल में जाएंगे, वापस आएंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, वही तुमको कलर दिखेगा। तो अब यहां पर आप शब्द को थोड़ा मॉडिफाई करोगे और क्या लिखोगे? ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। सर व्हाट इज मीन बाय डीडी ट्रांजिशन? यहां पर ये चीज एजम्पशन की जाती है, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां ये बात मानी जाती है, यहां ये बात मानी जाती है कि जब तुम लोगों ने पढ़ा था क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो तुमने देखा था कि एक डी का ग्रुप नीचे था और एक डी का ग्रुप ऊपर था। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इनके बीच में कंसिडर करने के हिसाब से डीडी नाम दे दिया गया। चाहे तो तुम केवल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दोगे तब भी मार्क्स मिलेगा आपको, अदरवाइज शब्द प्रॉपर लिखो, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, आपका काम चल जाएगा। ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर कंपाउंड क्रिएट करते हैं। कलर और डी ब्लॉक का कभी कॉम्बिनेशन आए तो आंसर आपके ही डीडी ट्रांजिशन आ जाएगा। कलर हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, एलॉय हो गया, कैटलिस्ट हो गया। और भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड? क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? हम कहते क्या है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर, जरा गौर करिएगा, ये डी ब्लॉक का वो है, ये डी ब्लॉक का क्रिस्टल लैटिस है, ये डी ब्लॉक का क्या है? क्रिस्टल लैटिस है।
पूरा का पूरा, मतलब डी ब्लॉक का कोई भी तुम कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे आयरन ले लो। अब ये आयरन के सारे एलिमेंट है। जब उसके अंदर कुछ छोटे छोटे एटम जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये इसके अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एलिमेंट जब मिक्स होते हैं तभी कंपाउंड बनते हैं, ये सुना होगा। एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही कंपाउंड बनता है। तो ऐसे कंपाउंड आप बोलोगे दोज कंपाउंड्स डिफिनेशन नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगी। दोज कंपाउंड्स इन विच some small size atom some in which some small size atoms like carbon, nitrogen, boron, hydrogen are goes into the void of crystal lattice of the transition element, crystal lattice of the transition element। देन जो आपको कंपाउंड मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तब जो कंपाउंड तुम्हें मिलते हैं मेरा प्यारा बच्चा, उसे हम जानते हैं किस नाम से, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट का पूरा स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टल लैटिस होता है, और उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये छोटे छोटे कुछ एटम जो होते हैं उस वाइड को हम क्या बोलेंगे, उस वाइड का भी तुम चाहो तो नाम दे दो इंटरस्टिशियल वाइड। उस वाइड का भी तुम नाम दे दो क्या, इंटरस्टिशियल वाइड। और वो कहां चले जाते थे, इंटरस्टिशियल वाइड में चले जाते थे। ये भी नाम सुना होगा, पहली बार नहीं सुने, सॉलिड स्टेट में सब यूज हुआ है इंटरस्टिशियल वाइड। और क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग ही तरीके से चलता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कई बार आया है बोर्ड में, 2-3 बार मैंने देखा हूं ये क्वेश्चन, कि वाई Cu plus ion is unstable into the aqueous medium। Cu plus ion जो होता है वो aqueous medium में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इसमें अभी तक अगर तुम देखते जाओगे ना तो 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर तोड़ तोड़ के मैं लिखवाऊं। मैं लास्ट में क्वेश्चन एक साथ लिखवा दूंगा जिससे पता चले कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही चैप्टर आता है ज्यादातर। पहले इसमें इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम आती थी, लेकिन केमोनोफोर और K2CR2O7 के हटने के बाद अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का ही पार्ट रह गया केवल। मतलब आप डी ब्लॉक का जब तुम कोई भी सिंपल पेपर उठाओगे तुमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। कभी कभी क्या होता था कि एक इक्वेशन आता था, कंप्लीट द इक्वेशन प्रीवियस ईयर में, तो वो केमोनोफोर K2CR2O7 से आता था। पेपर जब कठिन बन जाता था तो वर्ड प्रॉब्लम आ जाता था। वो वर्ड प्रॉब्लम आता था केमोनोफोर और K2CR2O7 की प्रिपरेशन से बनता था। लेकिन अभी केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम जो पढ़ते जा रहे हो वो मान के चलो आए हुए क्वेश्चन से या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है कि कॉपर प्लस आयन जो होता है वो पानी के अंदर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, दैट इज अनस्टेबल इनटू द वाटर एक्वस मीडियम। तो आप आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर ये लिखोगे बिकॉज द Cu plus ion undergoes disproportionation reaction and Cu plus is get converted into Cu and Cu2 plus। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। आप क्या बोलोगे कि कॉपर का जो आयन होता है, वो कॉपर का आयन जो होता है वो पानी के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और कॉपर के जो आयन है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों शो करने लगते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आपको लिखना इतना होगा, इतने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तभी भी कंसेप्चुअल तो 1 नंबर का आता है, 1 मार्क्स का अधिकतर जो पैटर्न आता है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, 3 पार्ट, एक्सप्लेन दिस ऐसे करके। तो आपको इससे ज्यादा वर्डिंग मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पेपर टाइम पे भी कंप्लीट करना है। तो मुद्दे की चीज लिखो, कहानी की इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं। अब समझना है तो जरा समझो क्या होता था। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह होता था कि जब कॉपर आयन को, जरा गौर करिए मेरा, अच्छा ये है कंटेनर मान के चलो, इसके अंदर हमने मान के चलो वाटर भर दिया, ब्लू है पानी, ठीक है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है वैसे कह रहा हूं। अब हमने कह दिया कि मान के चलो ये वाटर हो गया, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर जैसे ही तुमने क्या किया प्यारा बच्चा, कॉपर आयन को डाला, Cu प्लस आयन को डाला, तो Cu प्लस आयन इसके साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। अगर जब ये आयन इसके साथ इंटरेक्ट होगा तो कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। क्या बता सकते हो कि कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? when Cu plus ion interact with water, then
कौन सी एनर्जी रिलीज होती थी बताइए कभी? देन देन हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, कोई भी आयन में पानी के साथ इंटरेक्ट करता है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। वो तुम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। एक्चुअली तुम्हारे बैच के साथ जितना गलत हो सकता था उससे ज्यादा गलत कभी नहीं हुआ किसी बैच के साथ, क्योंकि तुम लोगों की भी गलती नहीं है। एज अ स्टूडेंट और बच्चों के तौर पर जिसको मौका मिलेगा सब इंजॉय करेंगे अपनी जिंदगी। हम होते हमने तो जब नहीं मौका था तभी इंजॉय किया। ठीक है, तो तुम्हें तो पूरा पूरा मौका मिला, एग्जाम हुए नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गलत ये हुआ कि तुम लोगों को खोखला बना दिया गया, ये गलत हुआ। तो अब उस खोखलेपन के ऊपर और बड़ी बड़ी नींव मत रखना, पहले उसको भरना, या तो फिर उसी को ही पानी में तैराना, उसके ऊपर नींव मत रखने की कोशिश करना कुछ। ठीक है, सही राय दे रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब हमने कॉपर आयन को क्या किया, ये ना सुने हाइड्रोजन एंथैल्पी, सुना है ना? कोई भी आयन पानी के साथ जब इंटरेक्ट करता है, कोई भी आयन, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आयन, जब वो पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन का मतलब जुड़े या रिपल्सिव कुछ भी इंटरेक्ट करता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब होता क्या है कि ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, देन हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज, देन हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। विच कंपनसेट, जो क्या कर देता है, जो कंपनसेट कर देता है, विच कंपनसेट द amount of which compensate the ionization energy of Cu plus ion, Cu plus ion due to which disproportionation reaction occur, जिसकी वजह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब समझाता हूं, देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अकर, जिसकी वजह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। जरा देखो हुआ क्या मेरा प्यारा बच्चा, हुआ क्या, यहां पर देखिए, ये Cu प्लस आयन था, ये पानी के साथ इंटरेक्ट किया। जरा अब देख लो, पहले समझ लो, ये पानी के साथ इंटरेक्ट किया तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब अगर हम इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, निकालने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Cu2 प्लस हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ मेरा प्यारा बच्चा, एनर्जी तो चाहिए होगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एनर्जी तो चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहने लग रही थी रिक्वायर्ड, ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, इसको किसने पूरा कर दिया? इसको हाइड्रेशन एनर्जी ने पूरा कर दिया। इसको किसने पूरा कर दिया? हाइड्रेशन एनर्जी ने पूरा कर दिया। मतलब जैसे ही कॉपर आयन पानी के साथ आया तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, और वही हाइड्रेशन एनर्जी किसका काम करने लगा? आयनेशन एनर्जी का, और उस आयनेशन एनर्जी की मदद से कॉपर प्लस आयन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इसी को गेन करके बाकी के जो कॉपर आयन है वो Cu में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब तुम क्या देख रहे हो कि कुछ कॉपर आयन Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कुछ कॉपर आयन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, गेन करके। मतलब कॉपर आयन अगर जितने तुम देख रहे हो उनमें से कुछ जो होते हैं वो Cu2 प्लस में, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जब Cu प्लस आयन को पानी में डाला जाता है तो वो तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने लगता है। Cu प्लस आयन इज गेट कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस एंड Cu, ड्यू टू विच द कॉपर फर्स्ट आयन इज नॉट स्टेबल इनटू द एक्वस मीडियम, इसलिए कॉपर फर्स्ट आयन एक्वस मीडियम में स्टेबल नहीं होता है। चीजें क्लियर है? एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जितना ज्यादा तुम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ रगड़ोगे खुद को, उतना ही तुम ये चैप्टर बहुत बढ़िया है। इसमें तुम ये मान चलो ना, ये बढ़िया मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि इसमें कोई बहुत हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिक में तुम्हें ब्यूटेन, इथेन, मीथेन पता हो ये जरूरी नहीं है। 50 क्वेश्चन तुमने रट के चले गए ना, 100%, 3 क्वेश्चन आएंगे 2 कर लोगे, 50 भी बहुत बड़ी बात है, 30 क्वेश्चन, 30 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 4 लाइन के, वो तुम रट के चले गए, तुम्हारे 2 क्वेश्चन किसी भी कीमत पे आना ही आना, सेम टू सेम रिपीट होना है। तीनों के तीनों कर लोगे, ये भी 100%, मतलब 90% चांस है। लेकिन अगर 10% तुम्हारे साथ कहें कि कुछ घटना घट गई, तुम्हारे साथ हादसा हो गया, पेपर कठिन हो गया, तब भी तुम 2 क्वेश्चन निपटा ले जाओगे इसके। इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा कहता हूं कि तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, खासकर जो पास होने वाले लोगों के लिए है ना, उनके लिए भी ज्यादा अच्छा है। तुम वही 25-30 क्वेश्चन जो बार बार जैसे लिखवाए जा रहे हैं, इनको एक जगह लिख करके बस रट डालो बस। तो इसलिए डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को अब अच्छा है। पहले थोड़ी कठिनाई होती थी, जब जो टॉपिक हटा दिया गया वो थोड़ा बेकार होता था, बेकार वो भी नहीं होता था, वो भी आराम से बन जाता था। तो लगभग चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में मिलेगा आपको।